ओके आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। ओके एंड एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पियानोज एक्सियम्स। ओके सो पियानोज ने बेसिकली 8 एक्सियम्स दिए। नंबर 1, जीरो इज नेचुरल नंबर। यस, यू आर हेयरिंग राइट। एक्चुअल में उन्होंने ये माना कि जीरो भी एक नेचुरल नंबर है। And second, if x belong to natural number, then successor of x is also should also belong to natural number। मतलब क्या, सपोज करो कि 2 अगर नेचुरल नंबर है तो 2 के बाद जो नंबर है वो भी क्या आने वाला है, वो भी नेचुरल नंबर है, राइट? तो ये तो करेक्ट है। थर्ड, फॉर एवरी नेचुरल नंबर x belong to natural number, for every natural number x which is belong to natural number, सक्सेसर ऑफ एक्स इज जीरो इज फॉल्स। मतलब क्या, सही बात है, किसी भी नेचुरल नंबर का आगे का नंबर जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो उसके बाद तो कभी जीरो आ नहीं सकता। सो दैट इज फॉल्स, राइट? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इफ सक्सेसर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सक्सेसर ऑफ वाई, देन एक्स इज ऑल्सो वाई, राइट? अगर मान लीजिए, सीधी सी बात है, 2 इक्वल टू 2 है तो उसके सक्सेसर भी दोनों इक्वल होंगे, 3 इक्वल टू 3, राइट? तो ये तो इसीलिए इसको एक्सियम्स बोलते हैं। एक्सियम्स मतलब क्या, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे जो है वो ये सेंटेंस, एक्चुअली स्टेटमेंट ही प्रॉपर रहेगा, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो, राइट? सो उसको हम बोलते हैं कि वो एक्सियम्स है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स है जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज इक्वल टू एक्स। खुद से ही कोई नंबर अपना इक्वल ही होता है, खुद से इक्वल होता है, तो ये भी एक एक्सियम्स है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एक्स वाई बिलोंग टू एन, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई इज इक्वल टू एक्स। सो आई थिंक एक जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, वो ये इस टाइप का है कि इफ x इज इक्वल टू y, देन y विल ऑल्सो इक्वल टू x। एंड आई थिंक दिस इज ट्रांजिटिव लॉ। इफ x इक्वल टू y इक्वल टू z, then x will be equal to z। and for all x y belong to n, x is x is equal to y, then y is also natural number। अगर x नेचुरल नंबर है और x y के इक्वल है तो y भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। सो यहाँ पे देखो, मैंने नोट में लिखा है, मींस जो भी 8 पोस्टुलेट्स है उसको देख के यही लग रहा है कि उन्होंने नेचुरल नंबर को 0 1 2 3 1 2 3 4 ना मान के 0 से स्टार्ट किया था। ओके, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पियानोज एक्सियम्स का, और उसमें आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आप इसको मेमोराइज करिए, उसको समझिए। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको आपने आई थिंक 11th में था, ये 11th में है ये एक्चुअली। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं क्या है। फॉर अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट पी एन इन्वॉल्व्स नेचुरल नंबर n such that if p1 is true and if pk is also true, then that implies that a truth of pk plus 1। आई नो ये क्लियर नहीं हुआ होगा, अगर आपको ये भूल गया है तो एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। देन pn इज ट्रू फॉर ऑल। अब देखते हैं क्वेश्चन। सो बेसिकली प्रूफ करेंगे किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 1 हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करो यहाँ पर एक दिया है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको हमको प्रूफ करना है दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड देखो, अभी इसमें प्रूफ कैसे करते हैं,
सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि चेक करेंगे कि दैट P1 इज ट्रू और नॉट. सो लेट्स सी. P1 means first element is what? 1. And right hand side में P1 चेक कर लेते हैं. P1 चेक करते हैं, ये भी 1 आ रहा है क्या? सो n इक्वल टू 1 रखते हैं, so that it is also 1. So for P1 it is true, right? Left hand side, right hand side both are true. Now अब देखो नेक्स्ट क्या होता है. Now assume that PK is true. अब देखो क्या सिस्टम होता है. सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि PK ट्रू है, यानी जहां जहां n है वहां वहां K रखेंगे. So we can write P, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 plus 2 plus 3 dot 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 up to kth term equal to k plus 1 divided by 2. This is equation number 1 because it true है. So let us prove, let's see for pk plus 1. चेक करते हैं ये प्रूव with the help of equation number 1. So 1 plus 2 plus 3 dot 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 plus k plus 1, right? K plus 1 तक लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. राइट हैंड साइड में क्या आ जाना चाहिए, जहां जहां के वहां वहां k plus 1. So it should be equal to k plus 1 and k plus 2 because k plus 1 plus 1 plus 2 हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. So 1 plus 2 plus 3 dot 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 plus k plus 1. अब इसमें by equation number 1 इतने की जगह पे हम क्या ले सकते हैं. सी k plus 1 k plus 1 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे क्या बचा k plus 1. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा तो k plus 1 and this will be equal to 2k plus 2, right? Divide by 2. सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो k स्क्वायर प्लस k plus 2k plus 2 divide by 2. So basically k square plus 3k plus 2, right? So एक्चुअल में इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं ना, तो हो जाएगा. रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज मीन्स व्हाट? k एंड 2k, k स्क्वायर प्लस 2k, इसको एक साइड लेंगे, प्लस k प्लस 2 अपॉन 2. अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में k जो है कॉमन ले लो, k प्लस 2 एंड वहां पे 1 कॉमन ले लो, k प्लस 2 डिवाइड बाई 2. सो k प्लस 2 कॉमन, k plus 1 will be there and divide by 2. If you see, this is nothing but right hand side, right? So hence it is proved that if pk is true, then pk plus 1 is also true. So it is true for all. So it is true for all pn, right? So it is true for all pn. It is called mathematical induction. This is first method of mathematical induction. Okay, second, mathematical induction का second principle देखते हैं. Let Pn be the mathematical statement about non-negative integer n and n not be the fixed non-negative integer, and suppose Pn not is true.
if for any integer k which is greater than or equal to n naught should be in between 2 and k, and p n naught plus 1, p n naught plus 2 up to pk is true, implies that pk plus 1 is true, then p n is also true. I know ये थोड़ा अभी तक नहीं समझा होगा कि ये क्या ही है. सो बेसिकली इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मान लीजिए कि मैंने ये बोला कि जितने भी प्राइम नंबर है वो 2 के बाद आते हैं, राइट, आफ्टर 2. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो कंडीशन लगाया कि 2 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो जितने भी प्राइम नंबर्स है 2 के बाद आते हैं. सो आफ्टर 2 यहाँ पर 2 क्या हो गया, एन नॉट हो गया, एन नॉट. सो अगर 2 के बाद जितने भी नंबर्स है 2 3 4 5 नंबर के लिए हमने प्रूफ कर दिया. देखो पी एन नॉट प्लस 1, पी एन नॉट प्लस 2 अप टू पी के. सो यहाँ पर नॉट पी, एक्चुअली एन नॉट का मतलब क्या है, 2. सो अगर 2 के लिए हमने प्रूफ कर दिया 2 से ग्रेटर 3 4 5, ये देखो 3 4 मतलब 3 के लिए 4 के लिए, एक्चुअली 4 प्राइम नंबर नहीं है बट 5 के लिए प्रूफ कर दिया, 7 के लिए कर दिया. तो 2 4 के लिए अगर हमने प्रूव कर दिया अप टू केथ टर्म, जिसे मान लो मैंने के की वैल्यू ले ली 100, तो मैंने ऐसे लिखा कि 2 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो किसी से डिवाइड नहीं होते. तो एक्चुअल में अगर हमने वो ये कंडीशन 3 के लिए फॉलो करा दी, 7 के लिए फॉलो करा दी, एक सर्टेन लिमिट तक फॉलो करा दिया, और उसके बाद पी के प्लस 1 के लिए भी फॉलो करा दिया, तो वो सबके लिए फॉलो हो जाता है. तो बेसिकली देखो मैं सिंपल डिफरेंस बता रहा हूँ. फर्स्ट थ्योरम में, फर्स्ट प्रिंसिपल में और इसमें डिफरेंस बस ये है कि उसमें 1 से स्टार्ट होता था, राइट. आप प्रूफ कहां से स्टार्ट करते थे, फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म. और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप एक सिलेक्टेड नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें सिलेक्टेड नंबर क्या है, एन नॉट, है ना. तो ये डिफरेंस है, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करो. दिस कैन बी एनी नंबर बिटवीन विच शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन एनी नंबर के, है ना. तो इसमें ये पर्टिकुलर एन नॉट जो नंबर है, ये डिफरेंस है, डिफर है मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट 1 से. ओके. नेक्स्ट है थर्ड प्रिंसिपल. लेट पी एन बी द प्रीपोजिशनल फंक्शन डिपेंडिंग ऑन एन बिलोंग टू एन इफ. अब यहाँ पर भी देखो वैसे ही है कि एक्चुअल में यहाँ पर कंडीशन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल लेस देन डी. मतलब मान लीजिए कोई हमने नेचुरल नंबर लिया जो कि डी है, उससे लेस के लिए अगर पी एन सबके लिए बिलोंग कर रहा है, सबके लिए ट्रू है, और तब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर ऑल एम बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, देखो ध्यान से, फॉर ऑल के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नाउ दिस के शुड बी इन बिटवीन एम एंड एम प्लस डी. अगर ऐसा कंडीशन है तो पी के इंप्लाइज दैट अगर पी के ट्रू है तो पी एम प्लस डी भी ट्रू होगा, और ऐसा अगर होता है तो सबके लिए ट्रू हो जाता है. तो ये आपको बस ये समझना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबके सब स्टेटमेंट ही प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ करने का जो वे है वो डिफरेंट डिफरेंट है. फर्स्ट में क्या था, पी वन से स्टार्ट कर रहे थे, सेकंड में क्या है, पी एन नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड में क्या है, पी एन लेस देन डी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ कंडीशन भी हमने फॉलो कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में. ओके. तो आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करेंगे और उसको समझेंगे तो समझ में आएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम. इसमें देखते हैं, इफ b इज ग्रेटर देन 1, मान लीजिए b कोई एक इंटीजर है जो कि 1 से ग्रेटर है, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन सीक्वेंस ऑफ डिजिट d1 d2 d dot dot dk where all these digits are integer between 0 and b. ये ध्यान रखो. And
दिस n कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस। अभी आपको नहीं समझा होगा तो यहाँ पर मैंने देखो एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर, ओके, यहाँ पर ध्यान दो, एनी नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर, हमने ले लिया 6। अब इस 6 को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के टर्म में लिख सकते हो जो कि 6 से लेस हो। देखो 2 के टर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे n 6 हो गया और b 2 हो गया। 6 कैन रिटर्न एज 6 0 इंटू 2 रेस टू 0, 1 इंटू 2 रेस टू 1, 1 इंटू 2 रेस टू 2। ऐसे लिख सकते हैं 2 को, 6 को। वेयर इसमें देखो डी नॉट क्या हो गया? 0, डी नॉट 0, D1 1, D2 1, देन इसमें b क्या है? 2। तो बेसिकली किसी भी नंबर को हम दूसरे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। ऐसे ही मान लीजिए रैंडम कोई नंबर हमने लिया 12, 12 को रैंडम कोई नंबर 5 के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो 12 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 5 नॉट, 5 इंटू 0 सॉरी, 5 रेस टू 0 एंड 2 इंटू 5 रेस टू 1। इसमें डी नॉट क्या है? 2, D1 क्या है? 2, एंड देन B1 5 रेस टू 0, B2 5 रेस टू 1। एक्चुअली B1 नहीं होता है, B रेस टू 0, B रेस टू 1, इसमें B क्या है? 5 एक्चुअली। सो एनी नंबर, सपोज करो मैं एक और आपको एक यहाँ पे थर्ड भी लिख के बता रहा हूँ। सपोज करो थर्ड में मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, सपोज करो 8। 8 को हम लिख सकते हैं 6 के फॉर्म में। देखते हैं 0 इंटू, एक्चुअली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 रेस टू 0 प्लस 1 इंटू 6 रेस टू 1। देखो हुआ कि नहीं? ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 6, 8 आया कि नहीं? सो बेसिकली यहाँ पर देखो 8 को मैंने 6 के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन जैसे ही आपने इसको लिखा तो आपने एक कंडीशन देखा होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है दैट दिस D1 D2 DK शुड बी बिटवीन 0 टू B। अब देखो D इसमें क्या क्या आया? D नॉट 2 आया और D1 कितना आया? 1। ये 2 और 1 देखो B से लेस है कि नहीं? B मतलब क्या? 6। देखो 6 से लेस है, मतलब क्या? B से ग्रेटर नहीं आता है D1 D2 D, है ना? B से D1 D2 DT D3 DK इसकी वैल्यू ज्यादा कभी नहीं होती है। मींस D1 D2 D3 आर ऑलवेज लेस देन B। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा B से कम होते हैं। और इसके बाद जो है B की वैल्यू B रेस टू 0 भी हो सकती है, B रेस टू 1 भी हो सकती है, B रेस टू 3 भी। तो ऐसे करके आप A को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। So this is called basis representation theorem. Okay. Next, greatest integer function. Greatest integer function, इसको देखो ऐसे शो करते हैं, कोई x है उसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में। This is the representation of g greatest GIF, greatest integer function. So it shows the integral part of x which is nearer and smaller to x। मतलब क्या? कोई भी नंबर है, सपोज करो कोई डेसिमल नंबर है, उसके नियर जो नंबर होता है, लेकिन स्मॉलर होना चाहिए, हाँ, इंटीजर नंबर जो होता है उसको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 8.9, 8.9 के करीब, 8.9 के नियर जो नंबर है वो क्या है? इंटीजर नंबर क्या है? 8। स्मॉलर है 8.9 से, इसलिए इसको लिखोगे। एक्चुअल में तो 9 ज्यादा करीब है ना? 8.9 के ज्यादा नियर कौन है? 9। बट 9 इज ग्रेटर देन 8.9, बट हमको क्या लिखना है? स्मॉलर। यहाँ पे देखो लिखा है स्मॉलर। बट if minus 8.8 is there, so that will be minus 9. Why? Because minus 9 is less than minus 8.8। तो यहाँ भी लेस ही यूज कर रहे हैं, माइनस है इसलिए यहाँ पे minus 9 लिखा गया है। माइनस 10.2 का हमने ग्रेटर GIF क्या लिखा? -11, because -11 is less than -10.2, and if the number is already integer then as it is हमको लिख देना है पॉजिटिव में।
राइट। 6 का कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस एक्चुअली होगा, -4 का -4, 6 का 6, ओके, दिस शुड बी -4 का -4। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सपोज करो मैंने डबल टाइम अगर ये इंटीग्रल फंक्शन का हमने साइन लगाया तो उसका मीनिंग कुछ नहीं होता, सिंगल टाइम ही होता है। एंड इफ एनी नंबर विथ इंटीजर, और उसका हमने इंटीग्रल फंक्शन फाइंड आउट किया, सो दैट कैन बी सेपरेटेड विथ इंटीजर। जैसे मैं बता रहा हूं, देखो 2.2 + 3, इसका मान लो हमको फाइंड आउट करना हो, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 2 हमने बाहर निकाला और 3 को ऐसे लिख दिया, तो कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू 2 और +3 5 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ x ± x, दोनों का GIF लगा हुआ है, तो अगर दोनों इंटीजर हैं तो उसकी वैल्यू होगी -1, सॉरी इंटीजर नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी -1, एंड इफ दे आर इंटीजर देन 0। थोड़ा देखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा 2 + -2, सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी -2, कितना आ गया 0। देखो अगर दोनों इंटीजर है, 2 और 2 दोनों इंटीजर है तो क्या आया कि नहीं, 0। अब चेक करते हैं दोनों इंटीजर नहीं है तो, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 + 2 + -2 + 2, अब ये देखो -1 आने वाला है, कैसे, ये देखो इसका आ जाएगा 2 और इसकी वैल्यू जो आएगी ये -3 आएगी। क्यों कि आपको पता है -2.2 के नियरर जो इंटीजर है वो क्या है, -3, लेस चाहिए रहता है ना। सो 2 - 3 इज -1, राइट। सो 2 - 3 -1, तो आ गया, ये प्रूफ हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आई थिंक 5th 6th में है। सो यहाँ पर देखो फॉर 2, वेरी इजी, अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी नंबर है उसका अगर लास्ट डिजिट है, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6, 8, 0, वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो ये तो बहुत इजी है। 3 के लिए क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए उस डिजिट के नंबर्स को ऐड किया जाए, जैसे मान लो मैं 39, 39 में 3 + 9 ऐड किया जाए, कितना आ जाएगा 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, तो 39 इज डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट 4 के लिए क्या होता है टर्म, लास्ट 2 डिजिट अगर उसके 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 4 से डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 4, सो ये लास्ट 2 डिजिट देखो 24, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड। और अगर लास्ट में 0, 5 आए तो 5 से डिविजिबल होता है। और अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाता है, राइट। 7 के लिए देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रेस्ट डिजिट -2 इंटू लास्ट डिजिट, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 196, एक नंबर हमने लिया 196, तो रेस्ट डिजिट मतलब क्या, 19 हमने लिखा, माइनस जो लास्ट का डिजिट है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया, कितना आ गया 7। सो 19 - 2 इंटू 6 कितना आ गया 7, और 7 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए 196 भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ओके। 8th में देखते हैं, 3 डिजिट्स, अगर स्टार्टिंग के 3 डिजिट मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स, मतलब यूनिट 10th और 100th के जो प्लेस पे डिजिट्स होते हैं, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिविजिबल है। और 9 का ये है कि अगर आपने जैसे 3 का देखा होगा कि जो एडिशन है, मीन्स उसके जो डिजिट्स का एडिशन है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो 9 का भी रूल ऐसा ही है कि अगर वो उसके डिजिट्स का एडिशन 9 से डिवाइड होता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। 10 में तो बहुत ही इजी है कि मान लीजिए कोई नंबर है, अगर उस लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा।
बट 11 का देखते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल में लेता हूँ 121, तो इन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड, ऑड नंबर क्या है, ये और ये, उसका सम कर दो, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट टू, मतलब इवन नंबर पे क्या है 2, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया 0। तो अगर 0 आए तो भी वो डिविजिबल बाई 11 है, और अगर ऐसी कोई नंबर आती है जो 11 से डिविजिबल है तो भी वो डिविजिबल बाई 11 है। तो 121 है। चलो एक और चेक करते हैं, 1331, इसमें देखो 1 3, ये 1 प्लस 3 है, और इसमें यूनिट ऑड में क्या है 1 प्लस 3, इवन और ऑड दोनों में 4 4, ये भी आ गया 0। तो 1331 भी क्या है 11 से डिविजिबल है। बहुत ही ईजी है ये, ऐसे आप चेक कर सकते हो किसी भी नंबर का। ओके, नेक्स्ट है यूक्लिड्स एल्गोरिदम। आई थिंक ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम जो है आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम जो है एल्गोरिदम यूज करके क्या फाइंड आउट करते थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है, देखो द यूक्लिडियन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स एल्गोरिदम इज एन एफिशिएंट मेथड टू computing the greatest common divisor, that is GSD, of two integers or two numbers, the largest number that divides them both without remainder, right? So the Euclidean algorithm is based on principle that the greatest common divisor of two numbers does not change if the larger number is replaced by its difference with the smaller number. जैसे मान लीजिए कि 252 और 105 का जीएसडी फाइंड आउट करना है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 252 को रिप्लेस कर दो, कैसे, 252 और 105 का डिफरेंस निकालो, 147 आएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि दोनों को रिप्लेस करो तो 147 आएगा, राइट? तो अगर 147 से इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो ये इसका मीनिंग हुआ, राइट? मींस अगर 252 की जगह पे 147 लिख दें तो भी जो हमारा जीएसडी है वो सेम आने वाला है। ओके, मींस 252 और 105, इसका जो जीएसडी आएगा, सपोज करो x आया, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस रिप्लेस कर दें इसको 147 और 105, तो इन दोनों का भी जीएसटी सेम ही आएगा, जी मींस x ही आएगा। तो ये इन्होंने बोला। अब वो जीएसडी क्या है वो चेक करते हैं। सो अब यहां पर देखो 21 इज द जीएसडी ऑफ 105 एंड 252, और मींस 252 और 105 का जीएसडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 21 है, और 147 और 105 का भी 21 है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। और नेक्स्ट मेथड है कि एक्चुअल में कॉमन मेथड, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे मान लो हमको फाइंड आउट करना हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन 101071 एंड 462, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मैं देखो बता रहा हूँ। जैसे देखो a इक्वल टू p, ऐसे लिखते हैं, देखो पी बी प्लस q, वेयर a इज डिविडेंड, p इज quotient एंड b इज डिवाइजर, q इज रिमाइंडर। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 1071 है ना, नीचे देखते जाओ, इक्वल टू 462 इंटू, आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम, तो 462 इंटू 2 कितना आ गया, 462 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9 924। सो 1071 माइनस 924 147 आया है ना। अब क्या करेंगे, देखो इसको यहां पर लिखते हैं और इसको यहां पर लिखते हैं, ऐसे चेंज करते जाते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 462, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा गया है 462 इक्वल टू 147 इंटू, अब 147 का मल्टीप्लाई कितनी कितनी बार करेंगे, तो 3 टाइम्स करेंगे। देखते हैं 147 का 3 टाइम, 1 और 3 4 जा 12, 4 3 1 जा 3, सो 3 प्लस 1 4, 441। सो 441 को 462 माइनस 441 करेंगे, कितना आ रहा है 21। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 21। अब इसको अगेन वहां ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। सो 147 इक्वल टू 721 डायरेक्टली, जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये क्या आ जाता है HCF, और यू कैन से GSD। So this is the simple method to find GCD or HCF with the help of Euclid's algorithm. Okay. Next, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर which is greater than 1 can be expressed as the finite product of prime factor uniquely। जैसे मान लीजिए हमने कोई रैंडम नंबर लिया 30, तो 30 को कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं 3, तो 30 कैन बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, राइट। मतलब ये, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट ये नंबर कभी चेंज नहीं हो सकते। कोई भी रैंडम लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 28, सो 2 7 जा 7 1 जा, सो 28 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 7। यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, सो यस अगेन इट इज ऑल्सो अ यूनिक कॉम्बिनेशन, है ना। सो दिस इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, है ना, बहुत इजी है ये। कॉन्ग्रुएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, इफ a and b are two integers and m is any positive integer such that a minus b is divided, a minus b, और ऐसे देखो m स्लैश a माइनस बी लिखा है ना, मीन्स m डिवाइड्स a माइनस b, देन उसको कैसे रीड करेंगे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, m इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। जैसे मान लीजिए 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 4, क्या मतलब हुआ कि अगर 7 को यहां माइनस करें, सो 31 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28। 27, 28 किसे डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मॉड्यूलो 4 है ना ये, सॉरी हाँ मॉड्यूलो 4 है ये, हाँ 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 4, करेक्ट, क्योंकि 28 किसे डिवाइड हो जा रहा है 4 से, है ना। तो एक और चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, क्या मतलब हुआ, अगर 12 में से 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 10, और 10 को 5 डिवाइड कर सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं दैट 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो m, और इन अदर वर्ड 12 माइनस 2 is divisible by 5, very important ना, 12 minus 2 is divisible by 5, और 12 is congruent to 2 modulo 5। नेक्स्ट है एक और थ्योरम, देखो थ्योरम क्या एक प्रॉपर्टी है, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि 6 से आप 15 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 3, तो ऐसे लिख सकते हैं दैट, यहां पर 3 रिमाइंडर लिखा ना, सो 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 6, है कि नहीं।
अब बात सही है, क्योंकि अगर 15 में 3 माइनस करोगे तो डिविजिबल बाय हो जाएगा 6। सो अ नंबर इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, जो कि रिमाइंडर है इसका, मॉडुलो 6। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसी की, वो एक्चुअल में आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू म्यू मॉडुलो एम, देन म्यू इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। मतलब चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस, है ना। सेकेंड, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू म्यू मॉडुलो एम, देन ए मॉडुलो एम इज इक्वल टू म्यू मॉडुलो एम। मतलब दोनों में अगर मॉडुलो एम लगा दें तो भी सेम आएगा, राइट। और अगर दो मॉडुलो है, उन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो इक्वल आता है ना। देखो यहाँ पे एक मॉडुलो है, उसमें एक दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक पर्टिकुलर नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दें तो सेम आएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम आएगा। या दो मॉडुलो को, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 में दो डिफरेंट डिफरेंट ये कॉन्ग्रुएंसी है। एक कॉन्ग्रुएंसी है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू म्यू मॉडुलो एम, सेकेंड वन इज सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम। दोनों को अगर आप प्लस माइनस करो तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए प्लस माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू म्यू प्लस माइनस डी मॉडुलस एम। मतलब क्या, इस मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। ओके, ऐसे लिखा। फिर मैंने लिख दिया 8 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ मॉडुलो सेम होना चाहिए, मॉडुलो 3, है ना। मॉडुलो 5, देखो 5 5 सेम है, तो इनका कहना है कि दोनों को प्लस माइनस करके वो देखो करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों को। तो 8 माइनस 6 2, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, कितना हो जाएगा, 2 मॉडुलो 5, राइट है ना, सही है। 2 माइनस 2 0, जो कि डिविजिबल बाई 5 है। सो इट इज वेरी यू कैन से करेक्ट थिंग कि अगर प्लस माइनस करो तो वो करेक्ट ही आता है, राइट। 6 माइनस, यहाँ पे 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 3 इज ऑल्सो 5। सो ये हो गया, दोनों को अगर आप प्लस करो, अच्छा प्लस करके भी चेक करते हैं, 6 प्लस 14 कॉन्ग्रुएंट टू 3 प्लस 5, यस, मॉडुलो 5। 3 प्लस 1 4 होगा ना, सॉरी, राइट। तो ये देखो प्लस में भी आ रहा है भाई, तो ये राइट है। फिफ्थ वन, ओके। एक्चुअल में जो माइनस किया है मैंने ना, ध्यान रखना, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, बिकॉज ये 8 माइनस 6 है, 3 माइनस 2 है, बिकॉज अगर उल्टा करोगे तो माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू म्यू मॉडुलो एम, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो सेम, मतलब कॉन्ग्रुएंसी होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने पे भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको लर्न करो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये थोड़ा सा नाम ये है, चाइनीज आ गया इसमें, बट ठीक है। द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम is used to solve a set of different congruent equations with one variable but different modulo। जैसे अभी आपको नहीं समझेगा, यहाँ पे एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि मॉडुलस यहाँ पे चेंज हो रहा है बट वेरिएबल देखो सेम है, तो ऐसे केस में x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जिसे मान लीजिए कि ये x है, एक वेरिएबल, और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलो में उसका जो रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5,
x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे केस में आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखो हम सपोज क्या करते हैं, जैसे मान लो x इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, ये फॉर्मेट है यहाँ। तो फर्स्ट वाले में देखो a1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा। सो a1 इज 2, m1 is 3, a2 is 3, m2 is 5, a3 is 2, m3 is 7। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखो, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू a1 m इनवर्स। यहाँ पे m इनवर्स देखो क्या है, m इनवर्स इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अभी आपको बताऊंगा मैं ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, बट फॉर्मूले को ध्यान से देखो। x इज इक्वल टू a1 m इनवर्स प्लस a2 m2 इनवर्स a3 m3 इनवर्स मॉडुलो m, वेयर m इज इक्वल टू जो देखो यहाँ पे सब कैपिटल m है, ध्यान दो। जो ऊपर जो वैल्यूज आई हैं वो क्या है, m1 m2 m3, ये सब स्मॉल लेटर में है ना, ये स्मॉल लेटर में है, बट ये सब कैपिटल में है। अब इसमें वैल्यू क्या है देखो, कैपिटल M इक्वल टू M1 M2 M3, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। सो M1 M2 M3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 105। सो कैपिटल M कितना आ गया, 105। अब फॉर्मूला देखो, कैपिटल M का फॉर्मूला होता है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m1। ये ध्यान देना, ये कैपिटल है, दिस वन इज कैपिटल एंड दिस वन इज स्मॉल। ओके, दिस वन इज कैपिटल, दिस वन इज स्मॉल, दिस वन इज कैपिटल, दिस वन इज स्मॉल, ये ध्यान देना। सो यहां पर आप ध्यान दो दैट कैपिटल M1 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन M स्मॉल m1, सो ये आ गया 35। कैपिटल M2 इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m2, दैट इज 21। ओके, एंड कैपिटल M3 15। अब एक्चुअल में देखो मिसिंग क्या है, जो फॉर्मूला है उसमें कैपिटल M1 M2 तो चाहिए, M3 ये वो आ गया, फॉर्मूले में कैपिटल M भी है वो भी आ गया, बट फॉर्मूले में कैपिटल M इनवर्स, कैपिटल M कैपिटल M1 इनवर्स, कैपिटल M2 इनवर्स, कैपिटल M3 इनवर्स, ये नहीं आया। उसके लिए फॉर्मूला देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कैपिटल M1 M इनवर्स, देखो यहां पर ध्यान दो, M1 इनवर्स 1 मॉडुलो M, ध्यान देना क्या मतलब हुआ इसका। देखो किसी भी नंबर से अगर उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मॉडुलो m से, तो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ध्यान देना। मतलब क्या, अगर मान लो a इंटू बी कर दिया जाए और कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाए किसी भी मॉडुलो x के, सो a और b आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। 1 आना चाहिए, ध्यान दो 1, मॉडुलो कोई भी हो। सो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि M1 का मॉडुलो क्या है। तो मान लिया हमने कि M1 इंटू M1 इनवर्स इक्वल टू 1 मॉडुलो M1 है। सो M1 में देखो 35 में किससे मल्टीप्लाई करें, देखो बहुत इजी है। 35 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 के रेस्पेक्ट में मॉडुलो 1 आ जाए। तो देखो 35 टू जा कितना होता है 70, और 70 में -1 करो कितना आता है 69, और 69 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए M1 आ गया 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मतलब क्या, 35 में सबसे अच्छा लेस नंबर देखते हैं। 35 में कौन से ऐसे छोटे सबसे लेस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें से 1 माइनस करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो है 2। अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 35 1 जा 35, और 35 -1 34, वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 लिया। सिमिलरली फॉर M2 इनवर्स एंड M3 इनवर्स, यहाँ पे देखो सॉल्व किया मैंने, इसको आप देखो, देन उसको फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। फॉर्म देखो M1 इनवर्स, M2 इनवर्स, M3 इनवर्स और M सब फाइंड आउट हो गया। अब इसकी वैल्यूज इसमें रख दो,
है ना। देखो एम A1 2 है, एम इनवर्स M1 35, एम इनवर्स 2, इस सबकी वैल्यू रखा। और देखो लास्ट यहाँ पे आ रहा है 233 मॉडुलो 105। अब यहाँ पे 23 कैसे आया देखो, 233 में देखो ऐसे निकालेंगे, 233 में क्या माइनस करें। देखो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 105। सबसे कम नंबर तो वो है 23, माइनस करोगे इसमें तो आ जाएगा 210, है ना। तो 210 डिविजिबल बाय 105 है, इसलिए x आ गया 23। तो देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हमने फाइंड आउट कर लिया कि x की वैल्यू है 223, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक और टॉपिक मैंने ऐड किया है यहां पर देखो। सो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम में देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 मॉडुलो 5। तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, एक तो हमने डायरेक्ट देखो मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया था किसमें, जो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें। बट एक ये मेथड है जिससे आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए मैंने ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम का मेथड लाया। इसमें अगर आप देखो तो मीनिंग क्या हुआ कि आप 3 में किससे मल्टीप्लाई करो कि 5 के साथ उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आए वो 1 आए। सीधी सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, तो 6 में अगर आप 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा वैल्यू 1। तो यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मेथड कि आपको रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया, तो 2 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट ये तो इजी क्वेश्चन था इसलिए आपने 2 फाइंड आउट कर लिया। बट अगर कोई हार्ड क्वेश्चन हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इस मेथड से, इसमें देखो तो रूल ये है कि आपको समझो, इसमें देखो Q A B R T1 T2 एंड T, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। सबसे पहले देखो A मींस जो बिगर टर्म है वो 5 है ना, तो 5 को यहां लिखेंगे। B मींस स्मॉलर टर्म 3। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट आएगा उसको यहां लिखेंगे, तो 3 1 जा 3, कोशेंट 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 2, तो उसको यहां लिखेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। देन T1, T1 T2 क्या होता है ये याद रखना, T1 स्टार्टिंग में 0 होता है और T2 इज 1। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो T1 0 T2 1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T? T इज नथिंग बट T1 माइनस T2 इनटू Q। Q मींस क्वोशिएंट। सो अब सॉल्व करते हैं पहला वाला, तो 0 माइनस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा -1, इसलिए देखो यहाँ पे 1 -1 लिखा गया है टी में, है ना, यहाँ पर देखो -1। देन नेक्स्ट टॉपिक होता है कि आपको ऐसे शिफ्ट करना है, मतलब क्या b को a की तरफ शिफ्ट करना है और रिमाइंडर को b की तरफ, एंड देन T2 विल T1 एंड T विल T2, राइट, ऐसे शिफ्ट करते जाना है। तो ये देखो सेकेंड रो में शिफ्ट हुआ है, राइट। सो यहाँ पर 2 को देखो, तो 3 को यहाँ आ गया, सो डिवाइड करते हैं 2 से 3 में, तो कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर भी 1, एंड देखो T2 यहाँ पे T1 हो गया 1 एंड T यहाँ पे आ गया T1। अब सॉल्व करते हैं, T देखो कैसे आएगा, इसमें देखो सॉल्व भी किया है मैंने, 1 -1 इंटू 1, सो 1 माइनस, यहाँ पर देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, राइट। सो ऐसे करके शिफ्ट करते जाएंगे एंड जब वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू देखो रिमाइंडर 0 आ जाए, राइट, रिमाइंडर यहाँ पे जब 0 आ जाए, व्हेन द रिमाइंडर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ T2 इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। उसमें जो रिमाइंडर जब 0 आता है तो जो T2 की वैल्यू होती है
दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो ऐसे करके आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। एंड वन मोर कंडीशन, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जो ये मॉडुलस, मान लो यहाँ पे देखो जो लिखा है मॉडुलस, बाहर लिखा है 3 अंदर 5, 5 एंड 3 दे शुड बी प्राइम नंबर्स। ये ध्यान देना, अगर प्राइम नंबर है ये दोनों तो ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अब आप एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मॉड्यूलो 11 मॉड्यूलो 13, इसका आप सॉल्व करिए इसी मेथड से, देखो कितना आ रहा है। ओके, नाउ सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर, ये एक टॉपिक है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n इज दिस, राइट, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं। तो सम ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला ये होता है। अब आप कंफ्यूज जाओगे ये क्या है, एग्जांपल से समझो। मान लीजिए कि एक 90 है नंबर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इसमें P1 क्या हो जाएगा 2, अल्फा 1 इज 1, P2 कितना हो जाएगा 3, अल्फा 2 इज 2, P3 कितना हो जाएगा 5, अल्फा 3 इज 1। इस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला कैसे देखेंगे, देखो P1 अल्फा अल्फा 1 प्लस 1, तो देखो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, देखो 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, है ना। तो सॉल्व करेंगे, इतना आ गया 12। एक और मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, सपोज करो यहाँ 40 है, 40 के लिए कितना ले सकते हैं, 2 टू 3 इंटू 5, 2 3 इंटू 5, है ना। अब इसमें इसका सम ऑफ डिविजर्स कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूले के हिसाब से, सम ऑफ डिवाइजर्स मतलब क्या, जितने भी इसके पॉसिबल डिवाइजर्स उसका सम का वैल्यू है। सो फॉर्मूला क्या है, 2 ये देखो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, -1 इंटू 5 -1 अपॉन 5 ओके, अब सॉल्व करते हैं। सो कितना हो जाएगा ये, 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 -1 15 इंटू 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, व्हाट इज द वैल्यू 90, राइट। सो सम ऑफ डिवाइजर्स इज 90। यहाँ पर देखो कितना हो गया था, 2 टू जा 4, 4 -1 3, 3 अपॉन 1 3, ये कितना हो गया 21 27 -1, ये चेक करके देखो 3 इंटू ये 27 -1 26, 26 अपॉन 2 13। आई थिंक यहाँ एडिशन, वेट अप, यस आई थिंक ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 12 तो इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा, ये 12 नहीं होगा, 3 इंटू 13 हो जाएगा, इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 5 20 5 -1 24 एंड अपॉन 4। तो ये जिसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वैल्यू, यस, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए फॉर्मूला होता है दैट यहाँ पे जो इसके इंडेक्स है उसमें +1 कर दे जाएंगे। सो जैसे कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर फाइंड आउट करना हो, सपोज करो इसमें, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, ये इंडेक्स कितना है 3, 3 + 1, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 1, सो 1 + 1, तो 3 + 1 4, 4 इंटू 2 8। वैसे यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस देखो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 + 1, 2 + 1 एंड 3 + 1, सो 2 इंटू 3 इंटू 4, आई थिंक यहाँ पे 1 था ना इंडेक्स, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी 12, राइट। फिर से देखो कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा ये हो गया। नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर देखा जाए, उसके लिए फॉर्मूला है 12 जो आया था वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का है। इसका इंडेक्स हाईएस्ट क्या है 1, सो 1 + 1, इसका इंडेक्स हायर क्या है 2, 2 + 1,
इसका 1+1 है ना, इसका भी 1 है, so 2 into 3 into 2, so which is 12. That's why 12 was the number of divisors, but इसका sum of divisors इसको solve करेंगे जो आएगा वो, so 13 3 जा 39, ये हो जाएगा 6, तो ये आएगा इसका number of sum of divisor. Okay, now Euler's totient function, very important. इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो, phi n is equal to 1, m is in between 1 and n, where GCD of m and n is 1. मतलब क्या, इस m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कितना आना चाहिए, 1. सो अगर मान लीजिए मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से लूं, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो लिखा है 535, इसको 5 फंक्शन भी बोलते हैं, तो 535 का मतलब ये हुआ कि 35 से लेस ऐसे कितने नंबर होंगे जो रिलेटिवली 35 के साथ प्राइम को प्राइम का रिलेशन बनाते हैं. तो इसके लिए एक इजी सा एग्जांपल इन्होंने दिया कि 35 को फैक्टराइज कर दो 5 into 7, सो 5 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 minus 1 4, 7 minus 1 6, सो 4 6 का कितना हो जाएगा 24. ये एक छोटा सा फॉर्मूला था जिससे ये पता चल गया कि 24 ऐसे नंबर होंगे जो कि 35 से लेस होंगे, लेकिन वो 35 के साथ को प्राइम का रिलेशन बनाते हैं. लेकिन देखो यहां पर मैंने नोट में लिखा है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब P और Q दोनों डिफरेंट हो, बट अगर उसमें से सेम आ जाए तो ऐसे केस में एक जनरल फॉर्मूला होता है phi n इक्वल टू दिस. जैसे मान लीजिए कि phi 1000 हमको सॉल्व करना है, हमको ये चेक करना है कि 1000 से लेस ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 1000 के साथ रिलेटिवली प्राइम को प्राइम का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो जब इसको हमने फैक्टराइज किया प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसमें देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके बहुत सारे रिपीटेशन हो रहे हैं, है ना. तो अब इसमें सेम P और Q नहीं है, बेस इसका डिफरेंट है. आई नो P1 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट बेस, सेकंड बेस P2 इज इक्वल टू 5, बट बेस सेम है ना. लेकिन अगर देख, सॉरी, बेस डिफरेंट है, बट अगर आप इसको ऐसे चेंज करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं ना. ऐसे केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है. तो उसमें क्या करते हैं, देखो, n मतलब 1000 इंटू 1 माइनस फर्स्ट, 1 माइनस 1 अपॉन फर्स्ट बेस, 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड बेस. सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, 1 माइनस 1/5 4/5. सॉल्व करने पे 400 आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ विच मीन्स देयर आर 400 प्राइम नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 1000. कितना इजिली फाइंड आउट हो गया. इसको चाहे तो मैन्युअली भी हम फाइंड आउट कर सकते थे कि भाई 1000 से चेक करते जाएं कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 1000 के साथ को प्राइम का रिलेशन बनाते हैं, बट वो बहुत ही लेंदी मेथड होता है. इसलिए यूलर्स टोशेंट फंक्शन जो है यूज होता है, जिसके हेल्प से आप विद इन 2 to 3 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हो कि ऐसे कितने नंबर आएंगे, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा. एंड नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम्स ऑफ फेरमेट एंड विल्सन. इन्होंने बोला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n factorial is congruent to -1 मॉडुलस n plus 1. मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो n plus 1 कोई प्राइम नंबर है, तो ऐसे केस में, यहां पर ध्यान दो, n plus 1 अगर प्राइम नंबर है, ऐसे केस में n फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1,
मॉडुलस n प्लस वन, या अगर n प्राइम नंबर है, यहाँ पे n प्राइम नंबर है तो n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस वन, एक्चुअली इज इक्वल टू नहीं है, n माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉडुलस n। अब इसका मीनिंग क्या हुआ समझो। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा आपको कि अगर मान लो 97 एक प्राइम नंबर है जो कि है, तो ये रिलेशन फॉलो करेगा कि उससे एक लेस कर लो 96 हो जाएगा। 96 का फैक्टोरियल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस वन के। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 97 फैक्टोरियल में अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो डिविजिबल बाई 97 हो जाएगा। चलो और थोड़ा समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगर मान लो एक मैंने लिया मॉडुलस 13 जो कि प्राइम नंबर है ना, 13 प्राइम नंबर है कि नहीं? अगर हमने इसका मॉडुलस लिया तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस वन के। किसके? अब या कौन से फैक्टोरियल के कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस वन? अब 13 से एक लेस कर दो, कितना हो जाएगा? 12। सो 12 फैक्टोरियल में अगर हम माइनस वन लेके जाएं तो ऐड होगा, ये माइनस वन पर सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड हो जाएगा वन। ये 13 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? देखो 12 का फैक्टोरियल अगर हम फाइंड आउट करें उसमें प्लस वन ऐड कर दें तो वो 13 से डिविजिबल होगा। ये फर्मेंट थ्योरम में बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। आई थिंक ये फर्मेट्स थ्योरम, वो विल्सन थ्योरम था, फर्मेट्स थ्योरम समझ लेते हैं। विल्सन थ्योरम तो क्लियर होगा। फर्मेट्स थ्योरम में इन्होंने बोला कि n रेस टू p माइनस n इज डिविजिबल बाय p वेयर p इज प्राइम नंबर, और अगर n उसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n रेस टू p माइनस वन, ये भी डिविजिबल बाय p होगा। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला कि n रेस टू p माइनस वन मॉडुल कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो n, सॉरी p। उसमें क्या था याद है? विल्सन में उसमें ये था कि n फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड्यूलो n प्लस वन, राइट? तो ये दोनों में मॉड्यूलो का रिलेशन है, ध्यान देना है। इसमें फैक्टोरियल का इन्होंने बताया, इसमें इंडेक्स का बताया कि अगर कोई p जो कि प्राइम नंबर है, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसका वो इंडेक्स नंबर ऐसे है n रेस टू p माइनस वन, तो कॉन्ग्रुएंट होगा वो वन के। जैसे इसमें मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे लिख दिया एक n इज एनी प्राइम नंबर, राइट? n इज एनी नंबर। सो अगर हमने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से n रेस टू 7 माइनस n, तो पहले तो चेक करते हैं कि इस डिविजिबल बाई किसके है ये। तो n माइनस n इज डिविजिबल बाई 7 बाई थ्योरम। कैसे? देखो यहाँ पे जो इंडेक्स था उसमें से वन ऐड कर देना था ना, p माइनस वन से ग्रेटर है ना p। सो यहां पर ध्यान दो बेटा, आई थिंक वेट वेट वेट, यस। सो यहाँ पर देखो मेन n रेस टू p माइनस n इज डिविजिबल बाई p, इस फॉर्मेट में है ना ये, यस। सो n रेस टू p माइनस n, तो इसमें p क्या है? 7, तो थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो गया? डिविजिबल बाई 7 है। अब थ्योरम नंबर में एक देखो नोट मैंने लिखा है कि अगर n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो n फैक्टोरियल का वो n फैक्टोरियल से डिविजिबल होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए n प्लस वन, कितने कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन किया? 2 ना, 2 कॉन्जुगेट। सो ये 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो अब अगर इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं, n को बाहर निकालूं, n रेस टू 6 माइनस वन, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो देखो n, n प्लस वन, n माइनस वन, तीन कॉन्जुगेटिव आ रहे हैं। तीन कॉन्जुगेटिव आ रहे हैं मतलब किससे ये फैक्टराइज हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या? 3 इंटू टू इंटू वन, ये कितना से हो गया? 6। तो मतलब ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। तो 7 6 किससे डिवाइड हो गया? ये 42 से, राइट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्मेंट एंड विल्सन।
विल्सन इसको आप रिवाइज करिए, और मैं एक कुछ वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।